नमस्कार। बीते 74 वर्षों से निरंतर प्रकाशित होती आ रही नई धारा के द्वारा ये इस उद्योत्सव में आप सबकी गरिमापूर्ण उपस्थिति का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 16-17 वर्षों से 2007 से ही हम उदयराज स्मृति सम्मान और नई धारा रचना सम्मान का आयोजन करते आ रहे हैं। यह हमारा 17वां आयोजन होगा। इसके साथ ही हम इस अवसर पर एक स्मारक व्याख्यान भी लेते हैं। जिन्हें हम उदयराज स्मृति सम्मान देते हैं, उनका एक स्मारक व्याख्यान होता है। तो इस बार ये व्याख्यान देंगे आदरणीय माधव कौशिक जी और उनका विषय होगा साहित्य के सरोकार और साहित्यकारों के दायित्व। तो सबसे पहले मैं अपने प्रधान संपादक और अपने संरक्षक डॉक्टर प्रमथराज सिंह जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे हमारे आज के मुख्य अतिथि और अध्यक्ष माधव कौशिक जी, आदरणीय माधव कौशिक जी और मधुसूदन आनंद जी को लेकर मंच पर आएँ। इसके साथ ही मैं अनुरोध करूंगा जिन्हें आज का नई धारा रचना सम्मान मिला है, श्रीमती अंजू रंजन जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। इसके साथ ही आदरणीय दीर्घ नारायण जी, राकेश शर्मा जी और पंकज चौधरी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे सभी मंच पर स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। आप जानते हैं कि नई धारा के संस्थापक संपादक स्मृतिशेष उदयराज सिंह जी थे। उन्होंने ही अप्रैल 1950 में इस पत्रिका के संपादन का आरंभ किया था। आज 74 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अगले साल हम इसके स्वर्ण जयंती में कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, अमृत जयंती वर्ष आयोजन मनाएंगे। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत के पहले मैं अपने सभी अतिथियों से अनुरोध करूँगा कि वे उदयराज जी के स्मृति चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने की कृपा करें। और साथ ही दीप प्रज्वलन के द्वारा उद्घाटन भी हमारे अध्यक्ष और मुख्य अतिथि महोदय करेंगे। नई धारा के आप जानते हैं, जो नई पीढ़ी के हमारे साहित्य प्रेमी हैं उनके लिए मैं निवेदित करूं कि अप्रैल 1950 में इसका पहला अंक आया था। तब इस पत्रिका के संपादक थे राम वृक्ष बेनीपुरी जी और जो हमारी मार्गदर्शक मंडल थी उनमें आचार्य श्री पूजन सहाय थे, दिनकर जी थे, राजा राधिका रमण प्रसाद थे और भी बहुत सारे जो लेखक थे उस समय के, वे सब लोग थे। और पटना में इसके पहले अंक का लोकार्पण हुआ था। उसके बाद हमने अब तक लगभग 50 से अधिक विशेषांकों का प्रकाशन भी हमने किया है। जो सबसे पहला विशेषांक था हमारा, वो था रंगमंच विशेषांक, जिसका संपादन खुद राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने किया था। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले अपने प्रधान संपादक डॉक्टर प्रमथराज सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन करें। सबसे पहले हम आज के अपने अध्यक्ष आदरणीय श्री मधुसूदन आनंद जी, इसके बाद आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री माधव कौशिक जी को हम पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन करेंगे। इसके बाद हम करेंगे श्रीमती अंजू रंजन जी को। इसके बाद आदरणीय दीर्घ नारायण जी का हम अभिनंदन करेंगे, जो लखनऊ से हमारे बीच हैं। इसके बाद इंदौर से हमारे बीच हैं राकेश शर्मा जी, इनका हम इस मंच पर अभिनंदन कर रहे हैं। और अंत में पंकज चौधरी जी का हम करेंगे, जो दिल्ली से ही हैं। अपने सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं
डॉक्टर प्रमथराज सिन्हा जी को ही मंच पर माइक पर आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आएँ और अपना स्वागत भाषण करें। आप सबका अभिनंदन करें, हमारे अतिथियों का करें। डॉक्टर प्रमथराज सिंह जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उदयराज रचना सम्मान और नई धारा रचना सम्मान के सम्मानित लेखक, देवियों और सज्जनों, आज मेरे पिता स्वर्गीय श्री उदयराज सिंह जी का जन्मदिन है और वे 102 वर्ष के हो गए होते आज। हमने उनकी 100वीं वर्षगांठ 2021 में मनाई थी और उसके बाद पूरे 1 साल तक उनकी याद में हमने कई कार्यक्रम विशेष रूप से आयोजित किया। वर्ष के अंत में हमने यहीं पर त्रिवेणी कला संगम में 2022 में पहला उदयोत्सव का आयोजन किया था। मुझे ये सूचित करते हुए आपको खुशी हो रही है कि पिछले वर्ष की सफलता के बाद हमने इस बार इसे एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है और इसीलिए इस श्रृंखला में ये हमारा दूसरा संस्करण है उदयोत्सव का और मैं आशा करता हूँ कि हम हर साल 5 नवंबर को उनकी वर्षगांठ पे इसका आयोजन करते रहेंगे। मेरे पिता का जन्मदिन होने के नाते यह मेरे परिवार और नई धारा परिवार के लिए एक बड़ा ही विशेष दिन है। ये हमारी ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि है और ये हमारा सौभाग्य है कि आप सब लोग इस बड़े खास दिन आप सब के साथ हम बांट सकते हैं इस बहुत खास दिन को। और मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको दिन भर के जो उदयोत्सव के कार्यक्रम हैं उनके साथ जुड़ने का आमंत्रण देता हूं। इस वर्ष हम दिन की शुरुआत, जैसा कि मौलश्री ने आपको बताया, इस सम्मान समारोह से कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से आज के समारोह के अध्यक्ष श्री डॉक्टर मधुसूदन आनंद और सभी सम्मानित लेखकों का स्वागत करना चाहूँगा जिन्होंने आज हमारे साथ होने का कष्ट किया है। हम आज के उदयोत्सव की शुरुआत इस पुरस्कार समारोह से, सम्मान समारोह से कर रहे हैं और साथ में, जैसे मौलश्री ने बताया, बच्चों की एक रचनात्मक लेखन पे कार्यशाला आयोजन भी है जो बाहर हो रहा है। इसके बाद एक नई आवाज़ें कवि सम्मेलन होगा जिसमें हमने एक राष्ट्रीय कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया था और उसमें जो युवा कवि जिनके कविताओं को चुना गया है श्रेष्ठ लेखन के लिए, वो अपनी कविताएं सुनाएंगे। इसके बाद हम मैडम सर पुस्तक का लोकार्पण में भाग लेंगे। ये उदयराज जी की बेटी और मेरी बहन मंजरी जारूहार द्वारा लिखित एक लोकप्रिय आत्मकथा का हिंदी अनुवाद है। ये करीब 1 साल पहले अंग्रेज़ी में प्रकाशित हुई थी और बहुत लोकप्रिय हुई और बहुत लोगों ने कहा कि इसको हिंदी में भी प्रकाशित करनी चाहिए ताकि और लोग पढ़ सकें। तो आज इसका लोकार्पण करेंगी अनामिका जी। हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये पुस्तक मेरे पिता के जन्मदिन पे जारी की जा रही है और वह मेरे पिता के बाद परिवार के पहली हिंदी लेखक होंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, उदयराज जी चौथे पीढ़ी के हिंदी लेखक थे, तो अब ये परंपरा 5वीं पीढ़ी में भी जारी है। हम दिन का समापन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रदर्शन से करेंगे अनिरुद्ध वर्मा कलेक्टिव की टीम के साथ। जैसा कि शिवनारायण जी ने बताया, पत्रिका अब 74 सालों से अनवरत प्रकाशित हो रही है और हमारा मिशन है कि हिंदी साहित्य की जो ये अमूल्य धरोहर है उसको हम संरक्षित रखें और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी इसका प्रचार हो और दुनिया भर में जो हिंदी साहित्य के
में रुचि रखने वाले जो समुदाय है उसको हम और बढ़ा सकें, उसका और विकास हो सके। पिछले कुछ वर्षों में हमने केवल पत्रिका के माध्यम से आगे बढ़कर कई नए कदम उठाए हैं। वीडियो, ऑडियो और डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके का वितरण करने का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी पत्रिका का बहुत सारा लेखन जो 1950 से उसमें जो प्रकाशित हुई जो कृतियां, वो अब हमारे वेबसाइट पर हैं। उसको सर्च किया जा सकता है और धीरे धीरे सारे सालों की जो कृतियां हैं वो हमारे वेबसाइट पर होंगी। हमने प्रसिद्ध हिंदी लेखकों के लिए वीडियो इंटरव्यूज़ का लाइव वेबकास्ट भी शुरू किया था और उसकी अब हम 7 सीजन्स कर चुके हैं, जिसमें करीब 50 लेखकों की इंटरव्यूज़ अब हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं। जो आज के हिंदी के सबसे विख्यात लेखक हैं उनकी अब आर्काइवल इंटरव्यूज़ जो हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। और वीडियो के माध्यम से हमने हाल ही में समीक्षा नामक एक श्रृंखला शुरू की है, जो नई प्रकाशित पुस्तकों की समीक्षा है। हमारे YouTube चैनल, वीडियो चैनल के अलावा अब हमारे पास नई धारा रेडियो नामक एक ऑडियो चैनल है, जिसमें हमने कई नई श्रृंखलाएं बनाई हैं। प्रतिदिन एक कविता आप शायद सुनते होंगे, जहां पर हर दिन एक नई कविता आप सुन सकते हैं। हमने अब तक 165 से अधिक कविताएं का प्रसारण किया है। कविता शैली में हमने प्रकृति और प्रकृति से संबंधित कविताओं की भी एक श्रृंखला बनाई है, खुले आसमान में कविता। यहाँ पे हमारे पास कुछ 15 सुंदर कविताएं हैं। हमने स्टोरी जैम के साथ के सौजन्य से कुछ लघु कहानियाँ भी सुनने का दौर शुरू किया है, जो हमारी डिजिटल संपादक आरती जैन का पॉडकास्ट चैनल है। अब तक हमारे पास करीब 65 से अधिक कहानियाँ हैं। आरती जी के चैनल पे और भी कई कहानियाँ हैं, ये सारी हिंदी में। हमने कहानी ट्रेन नामक एक श्रृंखला शुरू की थी, जिसमें हम प्रथम एजुकेशन और रेखता के साथ स्कूली बच्चों के लिए ऑडियो की कहानियाँ रिकॉर्ड करते हैं, छोटी कहानियाँ। इसमें हमारे पास 140 ऐसी कहानियाँ हैं जो सारे देश भर में बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। और हमारे पास श्री उदयराज सिन्हा की लिखी जो लेखनी है, उसके कई पॉडकास्ट हैं। उनकी लघु कहानियाँ, उनकी संपादकीय, उनकी यात्रा वृत्तांत, उनके श्रद्धांजलियाँ जो उन्होंने लिखी। हमने इसे उनकी 100वीं जन्मदिन से शुरू करके आज 2 साल में हमारे पास आज तक करीब 102 पॉडकास्ट्स उनकी लेखनी की अवेलेबल हैं। तो इसके अलावा हमने कई और श्रृंखलाएं बनाई हैं, काव्यधारा के नाम से, शब्दों की बात के नाम से, हिंदी की पाठशाला, हाथ थामे उम्मीद, हिंदी कविताएं, नई धारा शॉर्ट्स। तो ऐसे कई चीज़ें हम अपने यूट्यूब चैनल पर और अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे हमने लॉन्च किया है, जो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे हमने आपको बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि जब से हमने ये सब काम शुरू किया था, तब से आज के दिन में हमारे पास करीब 30,000 फॉलोअर्स हैं, जो नियमित रूप से हमारी कृतियां हैं उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि ये और भी आगे बढ़ेगा। अगर आप हमें ऑलरेडी फॉलो नहीं करते, अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो कृपया हमसे जुड़ें, हमें बताएं और हम आपको बता सकते हैं कहाँ आपको जाना पड़ेगा। लेकिन नई धारा हिंदी के नाम से अगर आप कहीं भी सर्च करें तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर हमारा काम आपको पसंद है तो कृपया अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी थोड़ा उसका प्रचार करें। हम चाहते हैं कि जो भी हिंदी से जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जिन लोगों को हिंदी साहित्य में रुचि है, वो हमसे जुड़ें। तो इसके साथ ही मैं आप सबका फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं आज के समान समारोह में और उदयोत्सव के जो बाकी कार्यक्रम हैं उसमें।
कृपया हमें अपने प्रेम से और आपकी हमारे प्रति जो आपकी प्रतिबद्धता है उसके साथ हमारा अपना समर्थन जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार प्रमोद जी के प्रति, जिन्होंने नई धारा के बढ़ते कदम के ढेर सारे आयामों से आपको जोड़ा, आपको परिचय कराया। और अब हम बढ़ते हैं अपने पहले कार्यक्रम सम्मान अर्पण की तरफ। सम्मान अर्पण के पहले मैं अनुरोध करूंगा प्रमोद जी से कि आज के जो हमारे अध्यक्ष हैं आदरणीय मधुसूदन आनंद जी, उन्हें शॉल अर्पण कर पहले उनका अभिनंदन करें। नई धारा की ओर से हम दो तरह के सम्मान अर्पण करते हैं। पहला हम करते हैं उदयराज स्मृति सम्मान अर्पण। आप जानते हैं कि जिन्हें हम उदयराज स्मृति सम्मान अर्पण करते हैं उनके लिए पिछले साल जिन्हें उदयराज स्मृति सम्मान मिला है उन्हीं की अध्यक्षता में, या अगर वे उपलब्ध नहीं हैं तो जिन्हें यह सम्मान मिल चुका है उनकी अध्यक्षता में हम एक समिति बनाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। उनमें विश्वविद्यालय जगत से एक अध्यापक और एक किसी विस्तृत साहित्यकार को, 3 लोगों की एक समिति होती है। लेकिन इसके पहले हर अंक की हम समीक्षा करवाते हैं और हर अंक से हम 5-5 नाम अलग अलग विधाओं के आमंत्रित करते हैं। इस वर्ष नई धारा रचना सम्मान के लिए हमने हिंदी के मशहूर व्यंग्य लेखक डॉक्टर प्रेम जन्मेजय जी की अध्यक्षता में यह समिति बनाई थी, जिन्होंने 20 नामों की संस्तुति की थी नई धारा रचना सम्मान के लिए। और उदयराज स्मृति सम्मान के लिए डॉक्टर दामोदर खड़से जी पुणे से हैं, बड़े साहित्यकार हैं, उनकी अध्यक्षता में हमने एक समिति बनाई थी जिन्होंने 5 नामों की संस्तुति हमें दी थी। ये सारा कुछ और जो पाठकीय प्रतिक्रियाएं हमें मिलती है, ये सब कुछ हमने जो राष्ट्रीय स्तर पर समिति हमने बनाई थी ये आदरणीय चित्रा मुदगल जी की अध्यक्षता में। उनके 2 अन्य सदस्य थे, एक तो थे प्रोफेसर KN तिवारी, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व संकायाध्यक्ष, और दूसरे प्रसिद्ध दलित लेखक शिवराज सिंह बेचैन। इन तीनों की समिति ने जो हमें संस्तुति दी उसके आधार पर इस वर्ष का उदयराज स्मृति सम्मान मुझे बहुत खुशी हो रही है यह बताते हुए कि हम आदरणीय माधव कौशिक जी को यह उदयराज स्मृति सम्मान अर्पित करने वाले हैं। 3 अन्य लेखकों के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आदरणीय दीर्घ नारायण जी हैं लखनऊ से, इन्हें कहानी के लिए, राकेश शर्मा जी हैं इन्हें संस्मरण के लिए, और हमारे पंकज चौधरी जी हैं, इनको कविता के लिए चयन किया गया है। 2021 में हमने अंजू रंजन जी को यह सम्मान दिया था। उस वर्ष कोरोना की वजह से ये पटना नहीं आ पाई थी, तब हम अपने पटना में यह आयोजन कर रहे थे। तो आज हम अंजू रंजन जी का भी सम्मान करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले उदयराज स्मृति सम्मान की तरफ। नई धारा परिवार की ओर से उन्हें जो प्रशस्ति पत्र, जो अभिनंदन पत्र हम देंगे, उनमें जो कुछ हमने लिखा है वह पहले मैं आपको पढ़ देना चाहता हूँ, फिर हम उनका अभिनंदन करेंगे। हिंदी के प्रसिद्ध कवि गज़लकार श्री माधव कौशिक के संपूर्ण रचनाक्रम के मूल में सामाजिक विसंगतियों, असमानता, शोषण, दलन, अन्याय आदि के विरुद्ध संघर्ष एवं समतामूलक समाज के निर्माण का आग्रह है। ये अपने रचनाक्रम में आशा, आकांक्षा और न्यायोचित अधिकारों के प्रति निरंतर सचेत रहते हुए प्रतिरोध की धार पर सान चढ़ाते रहते हैं। वस्तुतः इनकी कविता गज़लें मानव मुक्ति की दिशा में चल रहे संघर्षों में शंखनाद करती हुई मानवोत्थान की सदिच्छा रचती हैं। सतत अध्ययनशील कवि श्री माधव कौशिक का जन्म 1 नवंबर 1954 ईस्वी को हरियाणा के भिवानी में हुआ। ये अपने हिंदी उर्दू के मर्मज्ञ एवं सृजनधर्मी पिता की प्रेरणा से ही साहित्य लेखन में प्रवृत्त हुए। इन्होंने हिंदी साहित्य में MA एवं B.Ed की शिक्षा ग्रहण करने के अलावा अनुवाद में PG डिप्लोमा की उपाधि भी प्राप्त की। ये अपने छात्र जीवन से ही कविता लेखन की ओर प्रवृत्त हुए। श्री माधव कौशिक की विभिन्न विधाओं में लगभग 50 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें 18 गजल संग्रह, 2 खंड काव्य,
4 नवगीत संग्रह, 4 काव्य संग्रह, 2 बाल साहित्य की पुस्तकें, 2 आलोचना की पुस्तकें सहित शेष अन्य विधाओं की पुस्तकें हैं। इनकी चर्चित पुस्तकों में आईने के शहर में, सपने खुली निगाहों के, हाथ सलामत रहने दो, नई सदी का सन्नाटा, उड़ने को आकाश मिले, सुनो राधिका, लौट आओ पार्थ और नया इतिहास रचेंगे आदि हैं। इनके रचना कर्म पर 5 आलोचनात्मक पुस्तकें भी आ चुकी हैं, जबकि 10 शोधार्थियों ने इनके रचना कर्म पर शोध कार्य पूरे किए। इनकी पुस्तकों के संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, असमिया, ओडिया आदि भाषाओं में अनुवाद भी हुए। इन्होंने अनेक देशों की साहित्यिक यात्राएं की, जबकि साहित्य साधना के लिए ये अनगिन सम्मानों, पुरस्कारों से विभूषित भी किए गए। संप्रति ये केंद्रीय साहित्य अकादमी के माननीय अध्यक्ष हैं। बहुआयामी रचनात्मक प्रतिभा के धनी श्री माधव कौशिक की 4 गज़लें नई धारा के अक्टूबर-नवंबर 2022 के अंक में प्रकाशित हुई थी, जिसके माध्यम से उनके संपूर्ण व्यक्तित्व कृतित्व का सम्मान करते हुए आज दिनांक 5 नवंबर 2023 को नई दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम सभागार में इन्हें 1 लाख रुपए की मानद राशि के साथ उदयराज स्मृति सम्मान 2023 अर्पित कर हमें अपार हर्ष हो रहा है। प्रधान संपादक और अध्यक्ष, तो मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय मधुसूदन आनंद जी से कि यह सम्मान माधव कौशिक जी को अर्पित करें और हमारे प्रधान संपादक प्रमथ जी इसमें सहयोग करेंगे। पूरे सभागार और नई धारा परिवार की ओर से माधव कौशिक जी को बहुत बहुत बधाई। इसके अलावे प्रत्येक वर्ष हम नई धारा रचना सम्मान किसी 3 रचनाकारों को अर्पित करते हैं। इन तीनों को हम ये सम्मान दें, इसके पहले मैं सोचता हूँ सबसे पहले जो 2021 में हमें देना था अंजू रंजन जी को, तो उन्हें यह सम्मान हम अर्पित करें। अंजू रंजन जी के लिए जो सम्मान पत्र हम उन्हें देने जा रहे हैं, पहले मैं उसका पाठ कर देना चाहता हूँ। सुप्रतिष्ठ लेखिका सुश्री अंजू रंजन का सृजन कर्म ग्राम्य संवेदना एवं संस्कृति बोध का देशज पाठ प्रस्तुत करता है, जो अपनी अनूठी भाषाई त्वरा में पाठकों को गहरे जकड़ लेता है। ग्रामीण जीवन सरोकार और क्षेत्रीय भाषा संस्कार की लालित्य अभिव्यक्ति इनकी रचनाओं में मिलती है। लोक मूल्यों की संरक्षा और मानवोत्थान का भाव इनके लेखन के केंद्र में है। गांव से उभरी लेखिका सुश्री अंजू रंजन में आत्मकथात्मक तत्व विद्यमान है, जिससे ये अपने सामाजिक सरोकारों के मूल्यबोध से गहरे प्रभावित करती हैं। सुश्री अंजू रंजन का जन्म चतरा जिला, जो झारखंड राज्य में पड़ता है, स्थित ईटखोरी प्रखंड के एक छोटे से गांव पथरिया में हुआ। इनके पिता स्वर्गीय अलखदेव शर्मा एवं माँ श्रीमती कांति देवी हैं। अपने 5 भाई बहनों में ये सबसे बड़ी हैं। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई गांव में हुई, जबकि आगे की उच्च शिक्षा हजारीबाग एवं रांची में हुई। पढ़ाई में ये हमेशा अव्वल रही। वर्ष 2000 में इनका चयन भारतीय लेखा सेवा एवं लेखा परीक्षा सेवा में हुआ, जबकि वर्ष 2002 में ये भारतीय विदेश सेवा के लिए चयनित कर ली गई। इन दिनों ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में महावाणिज्य दूत के पद पर कार्यरत है। ये 2021 में मैंने यह लिखा था, उस समय ये दक्षिण अफ्रीका में थी, आजकल तो दिल्ली आ गई हैं। सुश्री अंजू रंजन प्रारंभ से ही विज्ञान की छात्रा रहीं। रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि के बाद इन्होंने MBA फाइनेंस भी किया, किंतु सिविल सर्विस की परीक्षा में प्रमुख विषय के रूप में हिंदी साहित्य का चयन किया। इन्होंने हिंदी साहित्य का गहन स्वाध्याय किया और विदेश सेवा में उसका प्रचार प्रसार के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहीं। इनका लेखन कविता से प्रारंभ हुआ। कविताओं का पहला संग्रह प्रेम के विभिन्न रंग और दूसरा संग्रह विस्थापन और यादें हैं, जिसे काफ़ी चर्चा मिली। बाल्यकाल के संस्मरणों की पुस्तक वो कागज की कश्ती इन दिनों चर्चा में है। मेरी कोरोना डायरी को भी पाठकों ने काफ़ी पसंद किया। इनका एक कहानी संग्रह और एक उपन्यास शीघ्र आने को है। वैश्विक महामारी कोरोना के अनुभवों पर आधारित
सुश्री अंजू रंजन की मेरी कोरोना डायरी का प्रकाशन नई धारा के अक्टूबर-नवंबर 2020 एवं दिसंबर-जनवरी 2021 के अंकों में 2 भागों में हुआ था, जिसके लिए आज दिनांक 1 दिसंबर 21 जो कि बढ़कर अब हम 5 नवंबर 2023 आज के दिन हम दे रहे हैं, में आयोजित सम्मान समारोह में इन्हें नई धारा रचना सम्मान 21 से विभूषित करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। प्रधान संपादक और अध्यक्ष, ये सम्मान नई धारा रचना सम्मान का अर्पण हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर प्रमथ राज सिंह जी करते हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अंजू रंजन जी को यह सम्मान देने की कृपा करें। आइए। आप सब की तरफ से और नई धारा परिवार की तरफ से भी अंजू रंजन जी को बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष नई धारा रचना सम्मान पहला मिलना है दीर्घ नारायण जी को। उनके लिए प्रशस्ति पत्र का मैं वाचन कर देता हूँ। हिंदी के सुप्रतिष्ठित कथाकार डॉक्टर दीर्घ नारायण के रचना कर्म के मूल में मानवोत्कर्ष का भाव है। इनका रचना कर्म अपने समय के जीवन संघर्ष एवं सामाजिक सांस्कृतिक चेतना को सूक्ष्म रचनात्मक दृष्टि से रेखांकित ही नहीं करता, अपितु वहाँ के समरस समाज के सांस्कृतिक जीवन की संवेदना का रोचक आख्यान भी रचता है। इन्होंने अपने सुदीर्घ रचनात्मक लेखन में सदैव राग द्वेष से मुक्त रहकर अपने समकालीन समाज का ऋजु पाठ प्रस्तुत किया है। डॉक्टर दीर्घ नारायण का जन्म 1968 में बिहार के अररिया जिला अंतर्गत बकैनिया नामक गांव में हुआ। इन्होंने हिंदी साहित्य और भारतीय इतिहास में एमए करने के बाद पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में कार्य करने के बाद अंततः ये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1997 बैच में भारतीय रक्षा संपदा सेवा के लिए चयनित कर लिए गए। संप्रति लखनऊ में निदेशक पद पर सेवारत हैं। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद के गांव समाज का आख्यान रचने वाले डॉक्टर दीर्घ नारायण की कहानियां देश की प्रायः सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। इनकी कहानियों के 4 संग्रह, पहला रिश्ता, क्रांति की मौत, हिंदुस्तान की डायरी और चंदर की सरकार सहित एक बृहत्काय उपन्यास राम घाट पर कोरोना प्रकाशित हो चुके हैं। इनके कथा संसार पर अनेक मूल्यांकन गोष्ठियाँ हो चुकी हैं, जबकि अपने रचना कर्म के लिए ये अनेक सम्मानों से विभूषित भी किए जा चुके हैं। डॉक्टर दीर्घ नारायण की धूम शीर्षक कहानी नई धारा के जून-जुलाई 2022 के अंक में प्रकाशित हुई थी, जिसके लिए आज दिनांक 5 नवंबर 2023 को नई दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम सभागार में इन्हें 25,000 रुपये की मानद राशि के साथ नई धारा रचना सम्मान 2023 से विभूषित करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। तो मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर प्रमथ जी से कि वे डॉक्टर दीर्घ नारायण जी को नई धारा रचना सम्मान से सम्मानित करने की कृपा करें। आप सबकी तरफ से और नई धारा परिवार की तरफ से भी डॉक्टर दीर्घ नारायण जी को बहुत बहुत बधाई। और इस क्रम को अब मैं आगे बढ़ाते हुए राकेश शर्मा जी का प्रशस्ति पत्र वाचन कर रहा हूँ। हिंदी के सुप्रतिष्ठित लेखक समालोचक श्री राकेश शर्मा का लेखन संसार, संवेदना, भारतीय ज्ञान संस्कृति और शाश्वत जीवन मूल्यों का प्रतिदर्श है। एक रचनाकार के रूप में इन्होंने हिंदी समाज के समकालीन यथार्थ का संवेदनक्षम चित्रण करने के साथ साथ भाव संबंधों और संस्कारों की भी रचना की। इनके लेखन में भाषा समाज की साधना के साथ साथ भारतीय साहित्य परंपरा की मूल्यवत्ता को प्रतिष्ठित करने की ललक दिखती है। ये मुख्यतः सांस्कृतिक विमर्शकार हैं। श्री राकेश शर्मा का जन्म 1 जुलाई 1961 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में हुआ।
इन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए करने के साथ ही बीएड की उपाधि भी प्राप्त की। शिक्षा प्राप्ति के बाद इन्होंने कुछ दिनों पत्रकारिता की, फिर भारत सरकार के रोजगार एवं श्रम मंत्रालय में सहायक निदेशक राजभाषा की सेवा में आए, जहां से 2021 में सेवानिवृत्त हुए। संप्रति इंदौर से प्रकाशित हिंदी की सबसे पुरानी पत्रिका, जो शताब्दी की ओर अब अग्रसर है, वीणा के 2016 से संपादक हैं। श्री राकेश शर्मा का लेखन पत्रकारिता एवं कविता से आरंभ हुआ, फिर कथेतर गद्य लेखन में सक्रिय हो गए। इनकी अब तक 13 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें परंपराओं का विज्ञान, तुलसी का प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण, पत्रकारिता प्रशिक्षण, कामकाजी हिंदी के विविध रूप, समय के साक्षात्कार हस्ताक्षर, समय के पदचिन्ह, स्त्री और समुद्र, वार्ता का विवेक, अर्थ तलाशते शब्द आदि प्रमुख हैं। इनके संपूर्ण लेखन एवं व्यक्तित्व पर केंद्रित मूल्यांकन ग्रंथ आखर आखर राकेश का प्रकाशन भी हुआ है। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से इनकी रचनाओं का सतत प्रसारण होता रहा है, जबकि अपनी सुदीर्घ साहित्य साधना के लिए ये दर्जनाधिक सम्मानों से विभूषित किए जा चुके हैं। विद्वान लेखक श्री राकेश शर्मा का मिलना एक कालजयी संपादक से शीर्षक एक संस्मरण नई धारा के अक्टूबर-नवंबर 2022 अंक में प्रकाशित हुआ था, जिसके लिए आज दिनांक 5 नवंबर 2023 को नई दिल्ली स्थित त्रिवेणी कला संगम सभागार में इन्हें 25,000 रुपये की मानद राशि सहित नई धारा रचना सम्मान 2023 अर्पित कर हमें अपार हर्ष हो रहा है। तो अब हमारे प्रधान संपादक प्रमथ जी के हाथों इनका सम्मान हो रहा है। तो आप सबकी तरफ से और नई धारा परिवार की तरफ से राकेश जी का बहुत बहुत अभिनंदन। और अंत में मैं राकेश शर्मा जी के बाद हमारे युवा कवि पंकज चौधरी हैं, उनका प्रशस्ति पत्र मैं पढ़ रहा हूँ। हिंदी के चर्चित कवि श्री पंकज चौधरी का कविता कर्म जीवन जगत के प्रायः सभी क्षेत्रों में सक्रिय हस्तक्षेप करता हुआ अंततः सामाजिक न्याय के नैसर्गिक मूल्यों को प्रतिष्ठित करता है। वास्तव में ये समकालीन जीवन समाज के यथार्थ एवं प्रतिरोध के मुख्य रचनाकार हैं। सामाजिक धार्मिक जड़ता, पाखंड एवं सांस्कृतिक मूल्यहीनता पर निरंतर प्रहार करते रहे कवि पंकज चौधरी आम आदमी के जीवन संघर्ष और उनकी संवेदना को आत्मसात करता अपनी रचनात्मक सक्रियता का प्रतिदर्श उपस्थापित करता है। प्रतिरोधी स्वर के कवि पंकज चौधरी का जन्म 15 जुलाई 1976 को बिहार के सुपौल जिला अंतर्गत कर्णपुर नामक गांव में हुआ। हिंदी साहित्य में एमए करने के बाद ये पत्रकारिता से जुड़ गए। इस बीच इन्होंने प्रभात खबर, दैनिक जनवाणी, दैनिक जागरण, फॉरवर्ड प्रेस, युद्धरत आम आदमी, कैलाश सत्यार्थी, चिल्ड्रेंस फाउंडेशन तथा सूचना एवं प्रकाशन विभाग, बिहार सरकार, नई दिल्ली की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं और संस्थानों में संपादकीय पदों पर नौकरी की। कवि पंकज चौधरी अपने छात्र जीवन से ही कविताएं लिखते रहे हैं। इनके 2 काव्य संग्रह उस देश की कथा तथा किस किस से लड़ोगे प्रकाशित हैं। देश की सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में इनकी कविताएं प्रकाशित होती रही हैं। इन्होंने पिछड़ा वर्ग तथा अंबेडकर का न्याय दर्शन नाम से 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों का संपादन भी किया। इनकी कविताओं के अंग्रेजी, बंगला, मराठी, मैथिली, तेलुगु आदि भाषाओं में अनुवाद भी प्रकाशित हुए। इनके 25 से अधिक एकल एवं शताधिक सामूहिक मंचों से काव्य पाठ हो चुके हैं। अपने रचना कर्म के लिए इन्होंने बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का युवा साहित्यकार सम्मान सहित अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। हिंदी कविता में वंचितों के स्वर की अभिव्यक्ति के लिए खासे चर्चित रहे कवि पंकज चौधरी की नई धारा के अक्टूबर-नवंबर 2022 के अंक में 6 कविताएं प्रकाशित हुई थीं, जिसके लिए आज दिनांक 5 नवंबर 2023 को नई दिल्ली स्थित त्रिवेणी कला संगम सभागार में इन्हें 25,000 रुपये की मानद राशि के साथ नई धारा रचना सम्मान 2023 से विभूषित करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। यह सम्मान हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर प्रमथ राज सिंह जी के कर कमलों से इन्हें प्राप्त होगा।
पूरी उपस्थिति की ओर से और नई धारा परिवार की तरफ से भी पंकज चौधरी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत सम्मान, अभिनंदन। तो यह कार्यक्रम यहाँ संपन्न होता है। अगले हम व्याख्यान स्मारक व्याख्यान की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जिन्हें हमने नई धारा रचना सम्मान दिया है उन लेखकों को भी हम 3-3 मिनट जरूर हम सुनना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं अनुरोध कर रहा हूँ श्रीमती अंजू रंजन जी से कि वे आएँ और आप सबको, पूरे सभागार को संबोधित करने की कृपा करें। श्रीमती अंजू रंजन जी। आदरणीय माधव कौशिक जी, श्रद्धेय मधुसूदन आनंद जी, नई धारा के प्रधान संपादक प्रमथराज सिंह जी, संपादक शिवनारायण जी, हमारे साथी लेखक जिनको सम्मानित किया गया है, और नीचे बैठे जो मुझे देखकर गौरवान्वित हो रहे हैं, बलराम भैया और बहुत से अन्य लोग जिन्होंने मुझे पढ़ा है या इसके बाद शायद पढ़े हैं। सबसे पहले मैं नई धारा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि 2021 में जब कोरोना की त्रासदी पूरे विश्व में व्याप्त थी और हमने कोरोना को के ऊपर लिखना शुरू किया, तब मैंने शिवनारायण जी से चर्चा की कि मैं अपनी डायरी लिख रही हूँ नई धारा के, इसमें क्या आप छाप सकेंगे? तो उन्होंने बोला हाँ मैं छापूँगा। तो वो डायरी 116 पेज की है, जिसको इन्होंने 2 भाग में छापा, और उसके बाद उसके ऊपर पाठकों की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी आई। सबने कहा कि ये बहुत ही अलग तरह से आप लिख रही हैं और कोरोना में भी बहुत पॉजिटिव आप रह रही हैं और आपका लिखने का शैली बहुत अच्छा है। तो मुझे लगा कि लिखना सार्थक हो गया। उसके बाद नई धारा रचना सम्मान सुनकर तो एकदम मन प्रसन्न हो गया। मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ कि इस रचना के लिए मुझे नई धारा रचना सम्मान मिला, लेकिन ये रचना अभी तक प्रकाशित नहीं हुई। तो आशा करती हूँ कि प्रकाशित हो जाएगी, कि मे भी एक आध साल में। उसका कारण ये है कि जैसा आप हमारे बायोडाटा में पढ़ रहे थे कि मैं भारतीय विदेश सेवा में हूँ, तो इतना काम की अधिकता रहती है कि मैं अपनी रचनाओं को मैं लिख के मैं खुद दोबारा नहीं पढ़ पाती, और उसमें इतना सारा एडिटिंग और ये सब होता है कि मैं ध्यान नहीं दे पाती। यही कारण है कि लिखती तो खूब हूँ पर छपता बहुत कम है। तो यही कारण है कि अभी तक वो रचना छप नहीं पाई, पर शायद आगे छप जाए। मुझे सबसे अच्छा जो बात लगता है नई धारा का, कि ये लोग नए लेखकों को भी बहुत स्थान देते हैं और उनकी रचनाओं को भी अपनी नई धारा पत्रिका में छापते हैं, लेखकों को बहुत ही बढ़ावा देते हैं। इसके कारण बहुत सारे लोग जो हैं लिखने की तरफ प्रवृत्त होते हैं। बच्चे, बड़े और नए लेखक जो हैं वो उनको काफ़ी बढ़ावा और प्रोत्साहन मिलता है। उसके लिए भी मैं नई धारा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आशा करती हूँ कि आने वाले दिनों में हम और अच्छा लिख पाएंगे और हिंदी को और भी व्यापकता से प्रचार प्रसार कर सकेंगे। जैसा कि इन्होंने कहा कि विदेश सेवा में रहने के कारण मुझे विदेश में हिंदी को प्रचार प्रसार करने में सुविधा मिलती है। सुविधा तो नहीं कहूँगी, पर हाँ एक प्लेटफॉर्म ज़रूर मिलता है जहाँ मैं चाहती हूँ कि हिंदी के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ, काफ़ी लोगों को हिंदी के लिए बुलाया जाए। तो मैं उसके बाद कोशिश करती हूँ कि हिंदी का काफ़ी कार्यक्रम आयोजित किया जाए। कोरोना काल में भी मैंने कोशिश की कि सभी विधाओं से हम एक एक कार्यक्रम आयोजित करें, और काफ़ी नए और पुराने लेखकों के साथ मिल कर के हमने 3-4 कार्यक्रम भी आयोजित किए। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप जहाँ भी हैं हमेशा आप अपनी भाषा और संस्कृति से जुड़े रह सकते हैं, हिंदी का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच की ज़रूरत नहीं होती, और भाषा चूँकि अभिव्यक्ति का माध्यम है, हर किसी को लिखना चाहिए, हर किसी को छपना चाहिए, और नई धारा एक प्लेटफॉर्म दे रही है। दूसरे और प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, आप भी लिखिए। आने वाले दिनों में मुझे लगता है मैं और अच्छा लिखूंगी और बड़े बड़े प्राइज मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार श्रीमती अंजू रंजन जी को। मैं आगे बढ़ता हूं और लखनऊ से आए बहुचर्चित कथाकार डॉक्टर दीर्घ नारायण जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपनी बातें आप सबके सामने रखें। डॉक्टर दीर्घ नारायण। आदरणीय माधव कौशिक जी, आदरणीय मधुसूदन आनंद जी, नई धारा के प्रधान संपादक परमतराज सिंह जी, संपादक शिवनारायण सिंह जी, और आज सम्मानित लेखक अंजू रंजन मैडम, साथी पंकज चौधरी जी, राकेश चौधरी जी, और इस मंच पर यहाँ सभागार में उपस्थित सभी साहित्य प्रेमी, मैं परम श्रद्धेय साहित्य प्रेमी उदय राज सिंह जी को नमन करते हुए 2-2.5 मिनट में ही कुछ कहना चाहता हूँ। रचना संसार या कथा संसार, मेरे सामने एक दुनिया है, आँखों के सामने, जो कि मेरे गांव से लेकर मेरे जिले, मेरा प्रदेश, संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप से होते हुए पूरी दुनिया तक फैला हुआ है। यूरोप, अमेरिका, जहाँ तक हैं, अफ्रीका, संपूर्ण विश्व, उसमें इस दुनिया में मानव है, अन्य कई प्राणी हैं, प्रकृति हैं, उससे परे अंतरिक्ष हैं, अनंत हैं। जो दुनिया आप देख रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ, उस दुनिया के अंदर भी एक अंदरूनी दुनिया होती है जो अदृश्य है, अव्यक्त है। वह दुनिया अभिव्यक्ति मांगती है। तो साहित्य का काम वहाँ शुरू होता है। तो मैं जो हूँ, मेरे अंदर भी एक संसार है, एक दुनिया है। मेरी वो अंदरूनी दुनिया सामने की उस अंदरूनी दुनिया से तारतम्य स्थापित करती है, उसे सुनती है, महसूस करती है। उन पात्रों को जो उनके प्रतिनिधि पात्र हैं उस अंदरूनी दुनिया में, फिर उन्हें अभिव्यक्ति देता हूँ मैं अपनी कहानियों में, अपने उपन्यास में। यह संसार इतना आसान नहीं है। अभी सूचनाओं का संसार है। अखबार भी हैं, मौजूद हैं बेचारे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, सूचनाएं भरी पड़ी हुई हैं, आपके सामने यथार्थ हैं, चाहे वो असली हो, नकली हो। भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, अल्लाह ताला की कृपा से काफ़ी सूझबूझ वाले लोग हैं जो उन यथार्थों को परिष्कृत कर लेते हैं, परिमार्जित कर लेते हैं। लेकिन सवाल है कि हम सिर्फ सूचना के संसार में नहीं रह सकते। जो चीज़ मीडिया या सूचना संसार या चैनल आप तक नहीं ला सकते हैं, जहां उनके कैमरे नहीं पहुंच सकती है, उससे आगे साहित्यकारों की नज़रें पहुंचती है। हमारा दायित्व वहाँ से शुरू होता है जहाँ मीडिया या उनके कैमरे नहीं पहुँच पाते हैं। मैं बात करूँगा संवेदनशीलता की, संवेदना की, जो प्रमुख तत्व है। अगर मैं साहित्य की बात करता हूँ तो मैं मानता हूँ कि साहित्य के माध्यम से हमें मानव की खोज करनी है। साहित्य वस्तुतः मानव की जो खोज है, वास्तविक खोज, वो साहित्य में ही होती है। अभी काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है मानव समाज और मानव के अंदर खोजने के लिए। साहित्य के पास अभी बहुत बड़ा काम बाकी है। अगर मैं कहूँ कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बाद किसी भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ी आबादी है, तो सिर्फ आप यह कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमारे साथ हर जगह अनदेखी होती है या अन्याय होता है। जी नहीं, आपको अभी वहाँ तक पहुँचनी है। जो वेस्टर्न लिटरेचर है, फर्क कहाँ है? इनोवेशन का फर्क कहाँ है? मानव की खोज का। तो मैं बात कर रहा था संवेदना का।
तो संवेदनाएं अभी हैं, कितनी हैं, असली हैं कि नकली हैं? तो जो असली जेन्युइन सेंसिटिविटी है, हमें अपने परसेप्टर से, हमें अपने रडार से उन्हें कैच करना है। क्यों? नकली संवेदनाओं का साम्राज्य फैला हुआ है। संवेदनशील दिख रहे हैं, सभी दिख रहे हैं, जिनके पास पूंजी है, साधन संपन्न है, जो राजनीति के बड़े पद पर हैं, जो कलाकार हैं, वो उनके मुंह से भी आप संवेदनशीलता की वाली बातें सुनेंगे, संवेदनशील वो भी दिखते हैं, लेकिन उन्हें मैं कहता हूं कूट संवेदना, वो संवेदनाएं उनकी अपने स्वार्थ के लिए है, वो वैसा दिखते हैं, वो संवेदनशील दिखते हैं। लेकिन मैं तो अपने साहित्यिक कर्म या रचनाओं के माध्यम से मैं उन दिलों की पहचान करता हूं जो सच में धड़कता है या कभी धड़कता था। हिंदी साहित्य में मैं अगर व्यक्तिगत राय दूं, मैं बोल रहा हूं व्यक्तिगत राय, तो यथार्थ का एक भारीपन आया है, यथार्थ ने हमें बोझिल बनाया है। अब आपकी जो रचनाएं हैं, आपकी रचनाएं पढ़ के कोई कह सकते हैं ये तो मैंने अखबार में पढ़ा ही है, ये तो पत्रिकाओं में देखा है। तो सवाल ये है कि आप हिंदी साहित्य में मैंने ये देखा पिछले 2 दशक में यथार्थ ही साध्य बन गया है, जबकि हमें, सच कहूँ मैं अपने व्यक्तिगत रूप से, बलराम सर भी बैठे हैं, यथार्थ को हमें साधन बनाना चाहिए, साध्य नहीं। साधन तो, मंजिल तो खोज है, मानव की खोज। तो यथार्थ में एक बिंदु है, उसके चारों तरफ तरंग या लहर के माध्यम से साहित्य की रचना होती है, लालित्य से, सौंदर्य से, शिल्प से, जो कि आपको मानव का जो कि संसार है आनंदपूर्ण, उसके रस में डुबोता है। तो मेरा रचनाक्रम मानव में प्रेम की खोज है, मानवीय मूल्य की खोज है, मानवीय संवेदना की खोज है, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ इनोवेटिव लिखूं, आगे शायद लिख पाऊं। और पुरस्कृत किए जाने के लिए मैं संपूर्ण नई धारा परिवार को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप सुन रहे थे डॉक्टर दीर्घ नारायण जी को। नई धारा परिवार की ओर से इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इंदौर से हमारे बीच हैं डॉक्टर राकेश शर्मा। मैं उन्हें आदरपूर्वक आमंत्रित करता हूं कि वे आएँ और अपनी कुछ बातें आपसे करें। डॉक्टर राकेश शर्मा। बहुत आदरणीय मंच और समादरणीय सदन, मित्रों, मेरे लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि मैं उदयराज जी की पावन स्मृति को प्रणाम करूं, जिनके उपक्रम से, जिनके पुण्य से हम आज यहाँ उपस्थित हैं, उन्हें याद करते हैं। इस समय जब मैं आपसे अपनी मन की बात कहने के लिए खड़ा हूँ, तो आदरणीय संपादक जी ने 3 मिनट का समय दिया है। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी बात उतने में कह दूँ, क्योंकि आयोजकों की भी अपनी एक मजबूरी होती है समय को लेकर। मैं इस समय साहित्य की 2 परंपराओं के मध्य खड़ा हूँ। एक परंपरा जो नई धारा लेकर के चली, जिसमें रामवृक्ष बेनीपुरी जैसा कालजयी रचनाकार है, शिवपूजन सहाय जी से चलती हुई हमारे मित्र और नई धारा के वर्तमान संपादक भाई शिवनारायण जी तक आती है। और जिस परंपरा से मैं जुड़ा हुआ हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज की तारीख में वीणा का संपादक हूँ। 6 अक्टूबर 1927 को भारत के साहित्य की महत्वपूर्ण तिथि है वो, जब गांधी जी की
प्रेरणा से हमारी संस्था ने वीणा का पहला अंक निकाला था। 1927 से और आज की तारीख तक इतने वर्ष गुजरे, इतने माह गुजरे, हर माह वो पत्रिका प्रकाशित हुई। जब कोरोना में सब बंद था तब भी पत्रिका वो निकली, और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हिंदी के और छायावाद के महान आलोचक आप याद करिए शांति प्रिय द्विवेदी। द्विवेदी जी वीणा के संपादक रहे। आप याद कीजिए शिवमंगल सिंह सुमन जी को, वे वीणा के संपादक रहे। आप याद करिए श्याम सुंदर व्यास को, वे वीणा के संपादक रहे। तो ये जो तिलक आज वीणा ने पाया है नई धारा के मार्फत, जो मेरे माथे पर लगा है, ये मैं अपने उन पूर्वजों को अर्पित करता हूँ। मित्रों, यह एक जिम्मेदारी होती है। किसी भी पुरस्कार या सम्मान का मिल जाना एक तरह से लेखक की जिम्मेदारी को गहरा करता है। गहरा इसलिए करता है कि अभी तक आपके ऊपर जो काम था वो वैयक्तिक था, अब ये समाजगत हो गया। शिवनारायण जी ने और उनकी पत्रिका ने मेरे माथे पर जो तिलक लगाया है, इस सम्मान के रूप में वो ये कह रहा है मुझसे कि और शिद्दत से और डूबकर और गहराई से काम करने की ज़रूरत है। और इस समय साहित्य को सचमुच में उन मूल्यों को बचाने की ज़रूरत है जिन मूल्यों को बचाने के लिए हर समय में साहित्यकार खड़ा हुआ है। इसलिए बाबा तुलसी मुझे याद आते हैं। सर ने कहा ही कि वो विमर्शकार हैं मनीषा के, साहित्य के। तुलसीदास की एक पंक्ति मुझे हमेशा अंदर से कहती रहती है कि क्या है साहित्य, गिरा अनयन नयन बिन वाणी। वो कहते हैं कि वाणी के पास, जीव के पास नेत्र नहीं है और नेत्रों के पास में जीव नहीं है। जब तक नेत्र देखते हैं और जीभ बोलने जाती है तब तक बहुत कुछ अनलिखा छूट जाता है। और बस इसी जगह हमारी भूमिका है। साहित्यकार के लिए और कोई भूमिका है नहीं। वो जो आपने देखा, अभी मित्र हमारे कह रहे थे कि कैमरा जहाँ छूट जाता है वहाँ से, अरे जब कैमरे नहीं थे तब भी साहित्यकार को देखना होता था, और जब कैमरे हो भी जाएंगे और ज़्यादा कैमरे हो जाएंगे तब भी छूटेगा। याद रखिए कि जो पांडवों का सच है, जो कौरवों का सच है, वो वेद व्यास का सच नहीं है। और जो वेद व्यास का सच है वही जनता का सच है, वही जनमानस का सच है। और हमें अपने समय के जनमानस की बात को तलाशना है, ढूंढना है और उसके साथ खड़े होना है। मुझे इतना ही कहना है कि इस सोच और समझ के बीच जो कुछ भी आप समर्पित कर पाएंगे, यह समाज आपके माथे पर तिलक लगाता रहेगा। मैं बहुत आभारी हूँ। नई धारा का आप सबका प्रणाम। बहुत बहुत आभार राकेश जी का, जो कह रहे थे कि लेखकों को अपने अपने समय का सच ढूंढना होता है। 97 साल पुरानी पत्रिका का संपादन दायित्व आज राकेश जी संभाल रहे हैं। नई धारा तो 75वें वर्ष में प्रवेश करेगी अगले वर्ष। हम तो चाहेंगे कि आने वाले वर्षों में नई धारा और वीणा, ये दोनों पुरानी पत्रिका मिलकर भी कुछ काम समाज के लिए करें। तो हम ये कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में, और आपका बहुत बहुत अभिनंदन। तो अब अंत में मैं बुलाना चाहता हूँ पंकज चौधरी जी को कि वे आएँ और अपने उद्गार व्यक्त करने की कृपा करें। आदरणीय पंकज चौधरी जी, आइए। धन्यवाद। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारे जो सम्मानित लोग हैं वे किसी न किसी तरह से सारी बातें बोल चुके हैं। मैं आज के अध्यक्ष मधुसूदन आनंद जी, उदयराज स्मृति सम्मान प्राप्त करने वाले आदरणीय माधव कौशिक जी,
बड़े भाई और हमारे प्रिय लेखक डॉक्टर शिव नारायण, प्रिय लेखक दीर्घ नारायण, अंजू रंजन जी, राकेश शर्मा जी और सभागार में बैठे हुए प्रिय कहानीकार बलराम जी, महेश भारद्वाज जी, ओम निश्चल जी, दिविक रमेश जी, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं जिस तरह की कविताएं लिखता हूं उसके लिए मुझे नई धारा रचना सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं कोशिश करता हूं कि जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, जिसको लोग जानबूझ करके टालते रहते हैं, इग्नोर करते हैं, उस पे अपने को फोकस करूं। समाज की सबसे बड़ी समस्या जो है, इस देश की सबसे बड़ी समस्या जो है, मैं समझता हूं वो जाति है और धर्म है। आज के दौर में मैं मुख्यतः इन्हीं दो समस्याओं पे अपने को केंद्रित करके कविताएं लिखता हूं, और अभी भी समकालीन हिंदी कविता हो या मुख्य धारा की किसी भी प्रवृत्ति का साहित्य हो, वहां पे इस समस्या को इग्नोर कर दिया जाता है। नई धारा पत्रिका में जिस अंक में मेरी 6 कविताएं प्रकाशित हुई थी, उन कविताओं को नई धारा रचना सम्मान के लिए चयनित किया गया। मैं नई धारा रचना परिवार का आभार प्रकट करता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जिस मिशन में लगा हुआ हूं उसको और आगे बढ़ाऊं, और आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार पंकज जी। और अब हम अगले चरण की ओर चलेंगे। केवल एक तथ्य की जानकारी आपको देते हुए कि जब अप्रैल 1985 में नई धारा के पहले अंक का लोकार्पण हुआ था, तब उसमें इसके जो संपादक थे राम वृक्ष बेनीपुरी जी और दूसरे आचार्य पूजन सहाय जी थे, बहुत लोग थे। उन लोगों ने एक ही संकल्प व्यक्त किया था। उन्होंने ये कहा था कि हम किसी विचारधारा को नहीं देखेंगे, न दाएं देखेंगे न बाएं देखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ रचना को देखेंगे और उसी की गुणवत्ता को लेकर हम रचना को प्रमोट करेंगे। इसीलिए नई धारा ने जब सम्मान शुरू किया तो नाम रखा नई धारा रचना सम्मान। हम व्यक्ति को नहीं देखते, हम विचारधारा को नहीं देखते, हम केवल और केवल रचना को देखते हैं। तो अपने सभी नई धारा रचना सम्मान पाने वाले लेखकों को एक बार फिर से बधाई देते हुए मैं अगले चरण की ओर चलता हूं। और अगला चरण है हमारा स्मारक व्याख्यान का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज का विषय है साहित्य के सरोकार और साहित्यकारों के दायित्व। हमारी ये शुरू से परंपरा रही है। सम्मान तो हमने 2007 से शुरू किया, लेकिन स्मारक व्याख्यान हमने 2005 से शुरू किया था। और प्रथम स्मारक व्याख्यान श्रीमती मृणाल पांडे जी का हुआ था, जो पटना आकर उन्होंने वहीं दिया था। 2 साल के बाद फिर नई धारा परिवार ने इससे सम्मान योजना को जोड़ा। ये 17वां 18वां ये हमारा स्मारक व्याख्यान होगा। और जब हमने बात की माधव कौशिक जी से, तो उन्होंने इतनी सरलता से मेरे अनुरोध को स्वीकार कर लिया और विषय भी अपने मन से दिया कि मैं सचमुच सर आपके प्रति बहुत आभारी हूँ। एक बात के लिए और आभारी हूँ कि अभी हाल में आप विदेश गए थे और वहाँ जाने के क्रम में इनके साथ एक छोटी सी दुर्घटना हो गई पैर के साथ। तो उस अवस्था में भी ये हमारे बीच आज हैं। चंडीगढ़ से ये आए, कष्ट इन्होंने झेला, फिर भी आज ये हमारे आयोजन से जुड़े। इसके लिए भी मैं पूरे नई धारा परिवार की ओर से आपके प्रति बहुत बहुत आभार निवेदित करता हूँ और बहुत ही आदर और सम्मान के साथ
मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आएँ और आज का स्मारक व्याख्यान, यह जो 18वां स्मारक व्याख्यान है, वह प्रस्तुत करने की कृपा करें। साहित्य के सरोकार और साहित्यकारों के दायित्व, आदरणीय माधव कौशिक जी। नमस्कार। समारोह के अध्यक्ष आदरणीय अग्रज मधुसूदन आनंद जी, प्रमथराज सिंह जी, प्रधान संपादक नई धारा, शिवनारायण जी, अनुरंजन जी, दीर्घनारायण जी, राकेश शर्मा जी, पंकज चौधरी जी तथा सभागार में उपस्थित सभी मानस परिवार के वरिष्ठ सदस्य, संभवतः मैं 95% जो भी यहाँ बैठे हैं सबका परिचय भी है और जानता भी हूँ। नाम लूँगा तो स्मारक भाषण पता नहीं कहाँ जाएगा। मुझे शिवनारायण जी का आदेश हुआ कि स्मारक भाषण लिख के जरूर देना पड़ता है। अब मेरे लिए बड़ा वो संकट था, मुझे वो लिखने की आदत है नहीं, वैसे बोलने की है। फिर उन्होंने कहा कि वो ज़रूर लिख के देना, हमने वो छापना होता है। तो उन दिनों में थोड़ा सा बेड पे था, विश्राम भी कर रहा था। मैंने चलो टाइपिस्ट बुलाया, उसको कुछ नोट करवाया। वो मेरे पास है, मैं उनको दे दूंगा, वो तो छप जाएगा आपकी पत्रिका में। तो मुझे पढ़ने की बजाय दूसरा ये है कि जिन रचनाकारों के साथ आप सारी उम्र रहे हैं, जिनके साथ बैठ के लिखा है, उनके सामने व्याख्यान देना बड़ा अजीब सा लगता है। तो बहुत ख़राब सी बात लगती है, क्योंकि हम सब एक साथ ही रहे हैं, सहयात्री हैं, और सहयात्रियों के समक्ष बहुत अधिक ज्ञान बघारना भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं इस व्याख्यान के कुछ अंश तो पढ़ दूंगा, पूरा शायद ना पढ़ूं। सबसे पहले तो वाकई जब ये सम्मान समारोह शुरू हुआ तो मैं थोड़ा भावुक भी हुआ। मुझे आज तक जितने इनाम मिले वो राज्य सरकारों के मिले हैं, केंद्रीय संस्थानों के मिले हैं। उनमें भव्यता तो होती है, साहित्य की सादगी और गरिमा नहीं होती। उसका आर्थिक मूल्य चाहे जितना हो, बौद्धिक मूल्य नहीं होता। आज पहली बार मुझे लगा जैसे मेरे कुनबे के लोगों ने मुझे सम्मानित किया। मैं इस सम्मान को आपका आशीर्वाद समझ के ग्रहण कर रहा हूँ। ये मेरे लिए आपका आशीर्वाद है। मित्रों, सच है कि नई धारा जैसी पत्रिकाएं, नई धारा जैसा परिवार, नई धारा जैसे संस्थान अब नहीं है। शुरू में जब देश गुलाम था, इस देश में बहुत सारे परिवारों ने बहुत बड़ा काम किया। खड़ी बोली को अपने पाँव पे खड़ा किया, साहित्य को साहित्य की ऊंचाई तक पहुंचाया। लेकिन देश जब आज़ाद हुआ, हम गुलाम भी हो गए। राजा राधिका रमन को पढ़ते हुए लगेगा आपको, जब देश स्वतंत्र नहीं था तो कलम ज़्यादा स्वतंत्र थी। आज हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं, उतनी स्वतंत्र कलम नहीं है। बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े संस्थान धीरे धीरे भौतिकवाद की भेंट चढ़ते गए और साहित्य और संस्कृति पीछे रह गई। मुझे लगता है नई धारा परिवार अकेला ऐसा बचा होगा जो साहित्य, संस्कृति और अपने जो भी ये सामाजिक कार्य उनके साथ इतना जुड़ा हुआ है। प्रमथ जी ने जो बताया कि बदलते हुए वक्त के साथ साहित्य की कितनी विधाएं, कितने हमारे आयाम खुले हैं नए नए, ये सब इन्होंने स्वीकार किए हैं। यूट्यूब है, अब केवल प्रिंट ही माध्यम नहीं है, दूसरे बहुत सारे माध्यम हैं, और नई धारा उन सब के साथ चल रही है। तो मैं प्रमथराज जी को, उनके परिवार को जरूर साधुवाद देता हूँ
कि उन्होंने उस विरासत का सम्मान तो किया ही किया, उसका संवर्धन भी किया है, उसका संरक्षण भी किया है। जैसे हमारे यहाँ कलाओं में घराने होते हैं, साहित्य में भी बहुत सारे घराने थे, बहुत सारे, लगभग सभी लुप्त हो गए हैं। ये अकेला ही ऐसा बचा है, या वीणा पत्रिका बची है। नई पीढ़ी के बच्चों को तो बड़ा ये हैरानी लगी होगी कि उन्हें इतनी सारी जानकारियाँ मिली कि 100 साल से चली हुई पत्रिकाएं भी हमारे बीच हैं। मित्रों, मुझसे पहले जो व्याख्यान हुए वो सारे स्मारक व्याख्यान थे। अब हम संवाद करेंगे। हर लेखक अपने परिवार और परिवेश से ही बनता है। मेरे पिताश्री उर्दू के बड़े जानकार थे, अंग्रेजी का भी साहित्य बहुत पढ़ते थे। जब मैं एमए कर रहा था तो एक दिन वो कमरे में आए और बहुत सारी किताबें टेबल पे रखी हुई थी। मैंने हिंदी एमए से पहले अंग्रेजी एमए का भी प्रयास किया और मैं कर भी गया था। नंबर बहुत थोड़े थे इसलिए किसी को बताता नहीं हूँ। तो बहुत सारी किताबें उन्होंने टेबल पे देखी। मेरे से कहते जब तूने सोच लिया लेखक बनना है तो इतनी पढ़ने की क्या ज़रूरत है। फिर उन्होंने अकबर इलाहाबादी का एक शेर सुनाया, दर्द को दिल में दे जगह अकबर, इल्म से शायरी नहीं आती। ये वो पहला बीज था। साहित्यकार को साहित्य का दायित्व किसी वर्कशॉप में नहीं सीखना पड़ता। जब वो शुरू करता है तो उसके घर वाले, उसके साथ लिखने वाले, वो लोग उसे समझाते हैं कि तेरा दायित्व क्या है, तू इस काम के लिए आया है, उस काम का मतलब क्या है। तो दायित्व बोध सिखाने वाले वो हैं। फिर कहने लगे कि आदि कवि का एक वो दृष्टांत आता है हमारे शास्त्रों में कि आदि कवि ने क्रौंच वध, जब उसने तीर चलाया, क्रौंच पक्षी के आहत हुआ, उस चीख से आदि कवि इतने उद्वेलित हुए कि उन्होंने महाकाव्यों की रचना की। तो जो कवि एक पक्षी की चीख से, आह से उद्वेलित हो सकता है, तो लेखक को मानवों की चीख क्यों नहीं सुनाई देती? वो उनकी आह और कराह से उद्वेलित क्यों नहीं होता? ये है वो दायित्व बोध जो साहित्य देता है। मित्रों, हमारे शिवनारायण जी जब हमारी सबकी वो पढ़ रहे थे अनुशंसाएं, एक लाइन बोल रहे थे, इन्होंने साहित्य की बड़ी सेवा की है, साहित्य को योगदान दिया है। एक समंदर को कतरा क्या योगदान देगा? हम लोग साहित्य के सेवक तो हो सकते हैं, योगदान क्या दे सकते? जब ऊंट पहाड़ के नीचे से गुजरता है तो उसे अपनी ऊंचाई याद आती है और अपना बोनापन भी। मेरे साथ सौभाग्य ये रहा कि सारी उम्र मैंने जिन संस्थानों में नौकरी की वो भी साहित्य के संस्थान थे। बहुत सारी साहित्य अकादमियों में रहा। पूरे भारत के 24 भाषाओं के बड़े से बड़े रचनाकारों का सानिध्य मिला। विदेशों में गया तो मैंने देखा कि वो लोग कैसे सोचते हैं, कैसे लिखते हैं। तो जब इतने बड़े बड़े रचनाकारों को जब आप देखते हैं, उनकी कार्यशैली देखते हैं, उनके चिंतन मनन के आयाम देखते हैं, तो आप सोचने पे मजबूर होते हैं कि हम तो कहीं भी नहीं खड़े, हम तो वहाँ तक भी नहीं पहुँचे जहाँ तक आदमी के, सामान्य आदमी के पैर भी जाने चाहिए। तो ये मेरा एक तरह से सौभाग्य रहा कि मेरा पैशन और प्रोफेशन एक दूसरे से मिलते रहे और मुझे सीखने का मौका आम लेखक से बहुत अधिक इसीलिए मिला। तो जब इतने सारे
बड़े लेखकों से मिलने के बाद आप में दो चीज़ें घटित होती हैं। एक तो ये कि एक आपको शब्द की अस्मिता का भान होता है कि इसका मतलब क्या है, और दूसरा ये कि आप में अहंकार नहीं आता। आपको पता लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ उसका पता नहीं कितना बड़ा मूल्य हो। तो मित्रों, साहित्य का इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि मानव समाज आज जहाँ खड़ा है उसको बनाने वाले साहित्यकार ही हैं। दुनिया में जो भी खूबसूरती बची है, थोड़ी सी भी मानवता बची हुई है, थोड़ा सा भी इस कलुष के बीच में से आपको उजास की लकीर नज़र आती है, वो सिर्फ और सिर्फ साहित्यकारों की दी हुई है। उन्हीं की वजह से है। आज भी नई पीढ़ी का कोई युवा अपनी किसी प्रेमिका की प्रशंसा करता है तो उसे कविता की लाइन बोलनी पड़ती है, कोई ना कोई उदाहरण देना पड़ता है। उसने दृष्टि तो दी, दृष्टि संपन्नता भी दी, उसको व्यक्त करने का तरीका भी सिखाया। तो जितने हमारे चरण हैं, सोपान है सभ्यता के, जितनी आचरण शैलियां हैं, उन सबको बनाने वाला साहित्यकार है। और इस साहित्य के इस सारे सोपान को खड़ा किया दो शब्दों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। एक है असहमति और दूसरी है स्वायत्तता। वोल्टेयर एक जगह लिखते हैं कि मैं आपकी असहमति का सम्मान अपनी जान देने तक करने को तैयार हूं। और दूसरी स्वायत्तता, ये जो अभिव्यक्ति की स्वायत्तता है, उसके लिए साहित्यकार, पूरी दुनिया के साहित्यकारों ने, पता नहीं कितने लोगों ने जान दी है, कितने लोग। आज भी साहित्यकारों के लिए कोई अच्छा समय थोड़ी है। और मुझे तो लगता है शब्द पे संकट हमेशा रहा है। कभी भी साहित्य और साहित्यकार के लिए सुविधाजनक स्थिति किसी युग में नहीं रही। ये लोग खांडे की धार पे चलने वाले लोग हैं। एक मुझे फादर साहब की एक बात और याद आई। एक दिन कहने लगे, देखो भाई, दुनिया का हर आदमी अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के मुताबिक, अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक कोई ना कोई काम धंधा चुन लेता है, कोई ना कोई व्यवसाय कर लेता है। अकेला लेखन एक ऐसा काम है जिसके लिए प्रकृति व्यक्ति का चयन करती। तो आप सब चुने हुए लोग हैं, आप चयनित व्यक्ति हैं जिसको प्रकृति ने, ईश्वर ने चुना है। और फिर कहते हैं कि अगर चयनित व्यक्ति भी अपना काम ठीक से ना करे तो उससे बड़ा पापी और अपराधी कौन होगा। जब आपको भेजा इस काम के लिए है तो आपको काम पूरी निष्ठा से करनी चाहिए। तो जो भी लोग साहित्य में आए, जितने भी साहित्यकार यहाँ बैठे हुए हैं, उन सबको मालूम है कि हम खांडे की धार पे चल रहे। कोई सच किसी भी युग में सत्ता के सामने उसकी स्थिति वही है जैसे रावण के लंका में विभीषण की थी। हमेशा वो संकटग्रस्त रहता है, लेकिन चुप नहीं रहता, खामोश नहीं रहता। बहुत सारे लोग गुमनाम भी हो जाते, लेखकों को बहुत बदनाम किया जाता है, गद्दार कहा जाता है। पता नहीं कितने विश्व साहित्य को जब पढ़ते हैं तो हैरानी भी होती है। हमारे रामावतार त्यागी की मुझे दो पंक्तियां अचानक याद आई। वो लिखते हैं कि जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर, कुछ पता भी है कि ये कैसे बची है। जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर, कुछ पता भी है कि ये कैसे बची है। सभ्यता की जिस अटारी पर खड़े हो वो हम ही बदनाम लोगों ने रची है। तो साहित्यकार ये वो लोग हैं।
जिन्होंने इस पूरी सभ्यता के भुवन का निर्माण किया है। दुखी तो हुए हैं वो, और वो पैदा ही, उनके लिए सुख दुख का कोई अंतर ही नहीं है। असल में यदि सामान्य जन का कोई प्रवक्ता है तो वो सिर्फ साहित्यकार है। और एक ईश्वर ने देखो साहित्यकार को कितनी बड़ी शक्ति दी है। दुनिया के किसी भी कोने में अन्याय होता है, किसी भी कोने में कोई दुख की बात है, रक्त रंजित कोई होता है, लेखक रात को अपनी टेबल पे बैठ के उसके खिलाफ अपना फतवा उसी रात जारी कर देता है, उसके खिलाफ कविता लिखता है, कहानी लिखता है, व्याख्यान देता है, हाथों हाथ वो फैसला करता है। न्यायालय में याचिकाएं पता नहीं कब दायर होंगी, कब उनका फैसला आएगा। ये ईश्वर की ये शक्ति है जो लेखक को मिली है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा अभिनंदित भी है, सबसे ज़्यादा सम्मान इसीलिए उसका होता है क्योंकि वो आम आदमी के सपने और आकांक्षाएं नहीं, उसके दुखों को भी बयान करता है। करुणा का विस्तार केवल उसी में है, उसी के दिल में सबके लिए जगह है। उसी ने एक तरह से इस समाज को, हमारे त्रिवेदी जी कई बार भाषण में पोइटिक जस्टिस की बात करते, वो पोइटिक जस्टिस पोएट्स ही तो लेके आएंगे, साहित्यकार ही तो लेके आएंगे, वरना तो इनजस्टिस ही इनजस्टिस रहेगा, पहले भी था अब भी रहेगा। एक बात मित्रों जरूर, मैं भाई मेरा टाइम खत्म हो जाए तो इशारा कर दिए, जब घर में बातचीत करते हैं तो ध्यान भी नहीं रहता हमें, ये पूरा परिवार बैठा है तो ये स्मारक व्याख्यान आप छाप सकते हैं, ये इससे अलग है सारा कुछ, इसमें मैंने बड़ी विद्वता की बातें की हैं, इनके सामने नहीं कर सकता था, वो आपको छाप के अच्छा लगेगा। दो एक चीज़ें जरूर जो मैंने अनुभव किया इन दिनों में, जब भी हम आज का कालखंड, इसमें कोई दो राय नहीं, सबसे बुरा है, सबसे भयंकर वक्त से गुजर रहे हैं हम। उत्तर आधुनिकता की बात थी, बाजारीकरण की बात थी, अपसंस्कृति की बात थी, उपभोक्तावाद, ये सारी चीज़ें थी। सबके नुकसान समाज ने झेले भी हैं, सबने बड़े बड़े व्याख्यान भी दिए हैं, सबने कविताएं भी लिखी हैं, भाई बहुत ख़राब हो गया, मानव मूल्य समाप्त हो गए हैं, क्षरण हो गया है। लेकिन इस सारी स्थिति ने एक कल्याण भी किया। सूचना क्रांति के इस युग में हमारी भाषा और हमारा साहित्य अचानक केंद्र में आ गया। हम जैसे जो गांव में पले पढ़े हैं, हमें किताबें छोड़िए पत्रिकाएं भी नहीं मिलती थी, ढूंढते फिरते थे, 6-6 महीने साल साल कभी जाना होता था। अब आपके मोबाइल में पूरी दुनिया का साहित्य है, आप उसे पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। मेरे एक मित्र ने मुझे एक ऐसी साइट दिखाई, मैंने नोबल लॉरिएट्स के सारे भाषण सुन लिए इस पे। आज कविता कोश, गद्य कोश, 24 भाषाएं हिंदुस्तान की, पूरा का पूरा साहित्य इसके पास है, आपकी जेब में है। अब जैसे प्रमथ राय बता रहे थे कि हमने कितनी सारी यूट्यूब पे चीज़ें डाली हुई है। ये स्थिति सबसे अच्छी स्थिति है, कोई सीमा नहीं, यहाँ बैठ के रचना 1 मिनट में पूरी दुनिया में चली जाती है, पूरी दुनिया में आपकी बात पहुँचती है। हमें इस स्थिति का फायदा उठाना चाहिए। इस तकनीक ने हमारे सामने इतने सारे आयाम खोल दिए हैं कि अब आप कहीं भी अपनी बात किसी भाषा में भी भारतीय साहित्य को आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब तो ट्रांसलेशन भी होने लगे, चाहे वो बहुत अधिक शुद्ध नहीं होता, बहुत अधिक शुद्ध तो ट्रांसलेटर भी नहीं करता था,
इसीलिए उसके कई कई संस्करण आते थे। एक ही किताब के 100 हमारे पास अनुदित वर्जन है। कहने का तात्पर्य ये है कि अब बदलते हुए वक्त में निराश होने की कोई बात नहीं है। हम बहुत सारी जगह जाते हैं, यही काम करते हैं। कोई भी खड़ा होकर कह देता है कि अब पढ़ने के लिए किसके पास समय है जी। अब हमें समझ ही नहीं आता। पहले भी 24 घंटे थे, अब भी भगवान के 24 घंटे हैं। अब उनको किसी को उन घंटों में से ही काम करना नहीं आता तो उसके लिए तो कोई जिम्मेवार नहीं है। अब आपको लाइब्रेरी में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको किसी डिक्शनरी को देखने की आवश्यकता नहीं है। पहले हम हर शब्द का अर्थ ढूंढते फिरते थे, अब हर चीज़ आपकी जेब में है, आपकी मुट्ठी में है पूरी दुनिया का साहित्य। आप पढ़िए और देखिए। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं और बहुत अधिक एक तरह से नया जो समाज है जो बदल रहा है और नई पीढ़ी उसको बहुत अच्छे से व्यक्त करती है। मैं बहुत सारी संस्थानों के युवा पुरस्कारों से लेखन से जुड़ा रहा हूँ। मधुसूदन आनंद जी ने भी मुझे, इनका भी युवा लेखन था, उसकी कमेटी में रखा। और भी बहुत, आज का युवक सबसे अच्छा लेखन कर रहा है। हम जैसों को बदलते हुए समाज का नहीं पता, बदलते हुए समाज की उन बदली हुई चीज़ों का भी नहीं पता। थोड़ा सा फर्क ये है कि उनके पास साधन तो बहुत हैं, साधना थोड़ी सी कम हो गई है। जिस दिन वो थोड़ी सी भी साधना मिला लेंगे, हमारे भारतीय साहित्य जिसकी ऊंचाई का कोई ठिकाना नहीं है, दुनिया का अकेला देश है जो 24 भाषाओं में लिखता है, 24 भाषाओं में सोचता है। उसकी संवेदना परिधि कितनी बड़ी होगी, ये कोई आदमी कल्पना करके देखे। हमें यूरोपियन साहित्य का तो पता है, तमिल वालों का नहीं पता। ये भी एक संकट है हमारे लिए। हमें नहीं मालूम तेलुगु में क्या लिखा जा रहा है, हमें मालूम नहीं मलयालम में क्या लिखा जा रहा है, लेकिन हमें जर्मन का भी पता है, अंग्रेजी का भी पता है, फ्रेंच का भी पता है। जिस दिन ये सारी चीज़ें सामने आएंगी, जिसको लाने में तकनीक बहुत बड़ा योगदान दे रही है, वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। वो हमारे समक्ष आने में कुछ साल की बात है जब हमें पूरी चीज़ें हमारे सामने होंगी। तो मित्रों, मेरे विचार से शिवनारायण जी की भंगिमा बता रही है कि आप समय कुछ अधिक ले रहे हैं। मैं वास्तव में नई धारा परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ कि सच में मुझे आज लगा कि मैं सम्मानित हुआ हूँ, क्योंकि परिवार द्वारा, अपने भाइयों द्वारा सम्मान मिलना संभवतः किसी भी राजकीय सम्मान से बहुत अधिक प्यारा भी होता है, प्रभावशाली भी होता है और संवेदनशील भी आदमी को बनाता है। एक बात चलते चलते ज़रूर कहना चाहूँगा मित्रों कि आज साहित्यकार के पता नहीं कितने दायित्व हैं, तो साहित्यकार को भी नहीं पता। समाज चुनौती पेश करेगा तो दायित्व भी बदल जाएगा, लेकिन इस वक्त दायित्व सिर्फ एक है कि समाज में इस समय संवेदनशीलता का स्तर बिल्कुल जीरो पे है, शून्य पे। उदंडता और अनास्था अपने चरम पे है। ऐसे माहौल में आपने लिखना है। इन विसंगति को, कि बहुत सारे जो हमारे साहित्यिक शब्द हैं, ये जब समाज के यथार्थ को देखते हैं तो लगता है इनके सारे तो काम चल ही नहीं सकता। आपको इन दोनों के बीच में से निकालना है रास्ता, और जब तक संवेदनशील समाज नहीं होगा, हमारे सारे प्रयास शून्य पे रहेंगे। समाज को किताबों तक लाने के लिए संवेदनशीलता बढ़ेगी तो उसके अर्थ जानेंगे, नहीं तो उदंडता और अनास्था तो चीज़ों को फेंक देती है, हाथ भी नहीं लगाती। वो वहाँ तक लाने का प्रयास भी हमारा है। अपनी भाषा के स्तर को भी बढ़ाना है। और अब ये मान के चलिए
कि आने वाला वक्त तकनीक के सहारे हमारे सामने दुनिया जान के रास्ते खोलने जा रहा है। मैं नई धारा का एक बार फिर अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। साहित्य में नई धाराएं हैं जो जड़ता को समाप्त कर सकती हैं। धन्यवाद। जय हिंद। लेखक आम जन का प्रवक्ता होता है और प्रतिरोध उसकी सबसे बड़ी ताकत। ये कहना रहा अभी हमारे मुख्य अतिथि माधव कौशिक जी का, जो उन्होंने अपने व्याख्यान में कहे। आपने ये भी कहा कि आज के समाज को साहित्य में लाना होगा और इसके लिए सबसे बड़ा हथियार है संवेदना। ये चीज़ें साहित्य में दिखनी चाहिए। बहुत बहुत आभार सर आपके प्रति कि विपरीत परिस्थितियों में भी आप हमारे आयोजन से जुड़े और आपने बहुत ही हार्दिकतापूर्वक अपना आज का स्मारक व्याख्यान भी प्रस्तुत किया। मैं पूरे आयोजन की तरफ से और नई धारा परिवार की तरफ से आपके प्रति बहुत बहुत आभार निवेदित करता हूं। और अब अंत में मैं आज के अध्यक्ष और हिंदी के जाने माने कहानीकार आदरणीय मधुसूदन आनंद जी से आदरपूर्वक अनुरोध कर रहा हूं कि वे आएँ और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन देने की कृपा करें। आदरणीय मधुसूदन आनंद जी। सर आदरणीय डॉक्टर माधव कौशिक जी, श्री प्रमथ राज सिंह और शिव नारायण जी, आज के पुरस्कार विजेताओं और मित्रों, माधव कौशिक ने आज के संवाद के स्तर को इतना ऊंचा उठा दिया है कि उसके बाद अभी उससे नीचे उतरा जाए या ना उतरा जाए, ये सोचकर ही मुझे दहशत हो रही है। मैं औपचारिक रूप से नई धारा का ये जो सम्मान समारोह में मुझे बुलाया गया, उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज के तमाम पुरस्कार विजेताओं को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और दो बातें ज़रूर कहना चाहूँगा, दो तीन बातें छोटी छोटी, कि हम लोग जब ऐसे मंचों पर बोलते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ, तो हम साहित्य की भूमिका को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, लेकिन ये देखना भूल जाते हैं कि उस भूमिका को समाज किस तरह से देख रहा है। जो आज के अखबार हैं, मैं सारी ज़िंदगी अखबार में काम करता रहा हूँ, तो अखबार के नज़रिए से मैं शुरू कर रहा हूँ बात, कि तमाम अखबारों में ऐसे समारोहों के समाचार छपते थे, उनके फ़ोटो छपते थे। आज इनके लिए समाचार पत्रों में जगह नहीं है, रेडियो टेलीविज़न में तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ तक कि भारतीय ज्ञानपीठ, जिसका मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, उसका समाचार भी दिल्ली के अंग्रेजी के पत्रों में कहीं 8वें 9वें पन्ने पर आता है, पहले पन्ने पर वो भी नहीं आता। और व्यास सम्मान है, दूसरे सम्मान है, कहीं उनके कहीं जिक्र नहीं होता। तो अगर इसमें हिंदी समाज में इतना हिंदी के प्रति और साहित्य के प्रति इतना लगाव है, तो वो लगाव प्रतिबिंबित होता हुआ दिखाई क्यों नहीं देता? और वो कौन लोग हैं जो उसको रोक रहे हैं जानबूझकर, और वो कौन लोग हैं जो पहले लड़ने के लिए आगे आते थे और अब उन्होंने हथियार डाल दिए? ये सवाल पर, इस प्रश्न पर ज़रूर विचार करना चाहिए। आज फतवे दिए जाते हैं कि हिंदी की इस समय जो कविता लिखी जा रही है वो बेकार कविता है,
हिंदी की कहानी अब लेख से हट चुकी है, बेकार है कहानी। इस तरह के फतवे दिए जाते हैं और प्रकाशन जगत के महेश भारद्वाज जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरे प्रकाशक भी हैं और रहे हैं प्रकाशक। ये तो शायद 1100 प्रतियाँ छापते भी हों, अन्यथा आप देखिए कि आज जो प्रकाशक हैं आपकी किताब के 300 प्रतियाँ और 100 प्रतियाँ इस तरह से छाप रहे हैं, और वो बेच लो तो बिकवा दो तो वो आगे और छापने के लिए तैयार होते हैं। अगर इतना स्थान हिंदी साहित्य के लिए है, इतनी गरिमापूर्ण काम हिंदी साहित्य कर रहा है, तो समाज में उसको मान्यता क्यों नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, उसके लिए समाज में जगह क्यों नहीं बन रही है। अखबार बिल्कुल कोरे हैं साहित्य से, मैगज़ीन्स बंद हो चुकी हैं, और टेलीविज़न का काम जो है वो बढ़ैती करना हो गया है, उसमें समाचार तक भी नहीं आते हैं। रवीश कुमार जो बार बार आपसे कहते हैं वो ठीक कहते हैं कि ये समाचार सुनना बंद कर दीजिए, बिल्कुल सही बात कहते हैं। उसमें सिवाय एक प्रोग्राम चलता रहता है, और खर्च बचाने के लिए शनिवार और इतवार को तो रिकॉर्डेड न्यूज़ में भी रिकॉर्डेड प्रोग्राम आते हैं। तो साहित्य के प्रति अगर इतना अनुराग है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता, और उसको दिखाई देने का जिनको भूमिका अपनानी चाहिए वो आगे क्यों नहीं आते, सब अपने अपने में संतुष्ट क्यों हैं, इस सवाल पर विचार करने की बहुत ज़रूरत है। नई धारा ने एक ज़माने में काम किया, वो काम किया जो हंस ने, प्रेमचंद के हंस ने किया, वो इतिहास की बात हो गई। लेकिन अब 20-30 क्या हजारों पत्रिकाएं छप रही हैं, हजारों भी नहीं तो सैकड़ों पत्रिकाएं तो साहित्य की छप ही रही हैं हिंदी में, और उसमें से कितनी प्रतियां कितनी बिकती हैं। बड़े बड़े संस्थान जो है मजबूर हो रहे हैं अपने प्रकाशन को सीमित करने के लिए, क्योंकि बाज़ार में एक ही चीज़ चल रही है। ये सोचने की बहुत ज़रूरत है। और ये जो हम कहते हैं कि सत्ता से असहमति जो है वो गुण है लेखक का, वो गुण फैल क्यों नहीं रहा है, वो गुण दिखाई क्यों नहीं देता। कोई आदमी आके डटकर कहता क्यों नहीं। चंद लोग हैं जो 100 लोग 50 लोग जो आते हैं, बाकी सब कहाँ गए, सब उन कवि सम्मेलन कवियों में मस्त हैं। ये सोचने की बातें हैं, इन पे ज़रूर सोचा जाना चाहिए। मुझे साहित्य का पूरा भविष्य बहुत उज्जवल लगता है, लेकिन हिंदी साहित्य का भविष्य में मुझे कुछ खास नज़र नहीं आता। मेरा कम पढ़ा लिखा हुआ आदमी हूँ, मैं पत्रकार ज़्यादा हूँ, तो पत्रकारिता की चीज़ें ज़्यादा पढ़ता रहा हूँ। लेकिन जो लहरें पैदा करते थे पहले पत्रिकाएं, और जो साहित्य की किताबें छपती थीं, और जिस तरह से लाइब्रेरीज नष्ट हो रही हैं, लाइब्रेरीज जो है उनको ख़त्म कर दिया जा रहा है। कहीं बन रही होंगी दिखाने के लिए पुस्तक बिक्री के नाम पर, लेकिन अधिकांश पुरानी लाइब्रेरी की बहुत ख़राब स्थिति है। तो पढ़ने की भूख साहित्य के प्रति है, ये मान लेता हूँ मैं कि है, ज़रूर है समाज में, लेकिन जो पहले बात थी वो बात नहीं थी, अब नहीं रही। रघुवीर साहब ने और भारत भूषण ने मिलकर एक कविता लिखी थी कि फूलों में वह बात नहीं है जो फूलों में होती थी, शूलों में वह बात नहीं है जो शूलों में होती थी, कूलों में वह बात नहीं है वह जो कूलों में होती थी, पर लूलों में बात वही है जो लूलों में होती थी। अब तो हमने अपने बचपन में कभी ऐसा नहीं देखा कि पढ़ नहीं रहे हों लोग, उपन्यास पे बात नहीं कर रहे हों। आज कौन पढ़ रहा है कि जब प्रतियां आपकी 100 छप रही हैं तो कितनी बिक रही हैं उसमें, और कितनी खरीद में जाती हैं। हो सकता है मेरी आंकड़े गलत हों, जो कुछ ज़्यादा आशाजनक स्थिति हो, लेकिन आप अपने बचपन में झांकिए कृपया।
एकांत में बैठ के बचपन में झांकिए कि आपको अब आपके पास मनोरंजन के बहुत साधन थे, तब पढ़ना भी एक मनोरंजन था और ज्ञानवर्धन भी था और दुनिया से जुड़ने का एक पुल भी था। तो वो जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो रही हैं, ये हो रही हैं, ये हमें बिल्कुल अकेला, और इतना बड़े युद्ध चल रहे हैं दो, उस युद्ध को लेकर कोरोना काल में इतनी कविताएं लिखी गईं, लेकिन युद्ध में देखिए क्या हालत है कि कोई, मैं 2, 4, 5 कविताएं मैंने इधर उधर देखी हैं, अदरवाइज़ कोई युद्ध को लेकर कविता नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार कहती है कि फ़िलिस्तीन के बारे में अगर आपने कोई सहानुभूति दिखाई और इजराइल से कोई सवाल पूछा तो आपको स्वीकार्य नहीं, वो हमें स्वीकार्य नहीं। ऐसे लोगों को दंड का डर दिखाया जा रहा है। तो अब सत्ता से असहमति का मतलब क्या ये हो, अपनी सत्ता से असहमति है या पूरे संसार की जो सत्ताएं हैं जो तमाम अन्याय कर रही हैं उनसे असहमति करने का आपको कोई अधिकार नहीं है? ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए। और साहित्य को जो है, मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसी शक्तियाँ समाज से पैदा होती हैं, मेरे कहने से तो कोई होगा नहीं, और मैं खुद भी उसमें कितना योगदान दे पाऊँगा। तो वो शक्तियाँ ऐसी मैगज़ीन्स और ऐसी लोग आगे आने चाहिए जो साहित्य के प्रति सच्ची सरोकार पैदा करे और मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाने में योगदान दे। आज का मनुष्य जितने संकट का सामना कर रहा है और जैसा समय आज चल रहा है, वैसा शायद मेरे 70 साल के जीवन में तो मैंने तो कभी देखा नहीं। इतना मार काट, खून खराबा हो रहा है और हर लेवल पर हो रहा है, और हमारी सारी तमाम संवेदनाएं, तमाम उसकी हम गुणगान करते हैं, वो संवेदनाएं कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं जिनको जिस तरह से उनको दिखाना चाहिए। लोग मांग मांग कर उपन्यास पढ़ते थे प्रेमचंद के, लोग मांग मांग कर रेणु के, वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास पढ़ते थे, यशपाल के उपन्यास पढ़ते थे। आज कहीं पढ़ने का वो संस्कार नहीं है। और आपको ये भी सोचना चाहिए कि दुनिया में साहित्य की ऐसी स्थिति नहीं है। आज जापानी कहानी, जितना मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, उस जैसी श्रेष्ठ कहानी किसी जगह नहीं लिखी जा रही है। चीन में बहुत बढ़िया साहित्य, इतने तमाम तरह की बंदिशों के बाद चीन में बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, वियतनाम में बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। हमारे देश में भी पढ़े हुए हैं लोग, अपने गुपचुप अंधेरे में पढ़े हुए हैं, वो जो अच्छा लिख रहे हैं वो भी प्रकाश में नहीं आता। उनको भी कोई जाके मनाता नहीं है कि भाई आप अपनी रचना दीजिए, ये हम छापेंगे। तो हम ज़रूर उत्सव मनाएं, ज़रूर आज के दिन संतोष व्यक्त करें, नई धारा के काम की प्रशंसा करें, लेकिन कहीं ये सवाल लेके मन में ज़रूर जाएं कि क्या साहित्य का वही स्पेस समाज में रह गया है, और क्या साहित्य को जो करना चाहिए वो कर रहा है अपनी किसी सीमा तक, अपने सीमित साधनों से उस सीमा को कोई मान्यता मिल रही है, और उसको बल्कि दबाए जाने की कोशिश की जा रही है। वाल्टेयर का उदाहरण अभी माधव कौशिकी ने दिया था कि मैं तुम्हारी असहमति का सम्मान करता हूँ, लेकिन तुम क्या कहा था? हाँ, जान देने तक मैं करूँगा। तो मतलब ये कहाँ है? साहित्य का जो बेसिक काम है, जो हम पढ़ते आए हैं, प्रतिरोध करना है। प्रतिरोध क्या उस लेवल पर हो रहा है? ये सोचने की बात है, इस पर सोचा जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सारे सम्मानित व्यक्तियों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ और नई धारा परिवार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।